नस्ल सोख्ता नावल मुसन्नफ ख्वाजा अशरफ। फसल 10। इधर रेलवे स्टेशन पर यह ड्रामा हो रहा था तो दूसरी तरफ कॉलेज में तलबा जलसागाह में हसैन शहीद सोहरवर्दी का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। वो कॉलेज में कायदे जमहूरियत हसैन शहीद सोहरवर्दी का शायान शान इस्तकबाल करना चाहते थे। जब उन्हें रेलवे स्टेशन पर होने वाले ड्रामे की खबर मिली तो उनका जलसा बलवे में तब्दील हो गया। जिसके हाथ जो आया लेकर कॉलेज से निकल पड़ा। वो बसें, गाड़ियां और दुकानें जलाते असेंबली हॉल की तरफ चल निकले। रास्ते में पुलिस ने कई जगह उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आतिशफशां से उमड़ने वाले लावे की तरह बढ़े चले जा रहे थे। रफ्ता रफ्ता रेलवे स्टेशन पर हसैन शहीद सोहरवर्दी के इस्तकबाल के लिए इकट्ठे होने वाले अवाम भी कॉलेज के तलबा के साथ शामिल हो गए। मेरे शहर ख्वाजा हसन साहब ने बजाते खुद मुजाहरीन के पास जाकर उन्हें पुरअमन रहने की इस्तदा की, लेकिन अवाम बिखरे हुए थे। वो किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं थे। रही से ही कसर रेडियो पर सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा के मार्शल्ला लगाने के बयान ने पूरी कर दी थी। उनकी तकरीर के नतीजे में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में लोग आग की तरह भड़क उठे। वो अवाम जो कई सालों की तवाइफुल मलूकी, आए वक्त हुकूमतों के टूटने बनने से नाला, मुल्क में आइन बनने के बाद बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, सिकंदर मिर्जा का मार्शल्ला उन पर बिजली बनकर गिरा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि साल हा साल की मेहनत के बाद अगर एक आइन बन गया था और उसके तहत एक निज़ाम हुकूमत तश्कील पाने जा रहा था तो सदर पाकिस्तान ने मुल्क में मार्शल्ला लगाकर किसकी खिदमत की थी। रेडियो पाकिस्तान पर मुल्क के दोनों हिस्सों में भड़कने वाले फसादात और बलवों की खबरें तो सेंसर की जाने लगी थीं, लेकिन कराची, लाहौर, पेशावर, ढाका और चिटागांग से छपने वाले तमाम बड़े अखबार दिन में कई बार स्पेशल ज़मीमें छापकर अवाम को ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रख रहे थे। छोटे शहरों में भी यही सूरत हाल थी। सियालकोट, लायलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी और कोयटा के अखबारात भी बड़े शहरों के अखबारात से पीछे नहीं थे। शहर बेशहर लोगों के जलसों, जुलूसों और गिराव जिलाव से मुल्क का सारा निजाम दरहम बरहम हो चुका था। एक शहर से दूसरे शहर का सफर तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। बसों और ट्रकों के मालकान ने उन्हें जलाए जाने के खौफ से महफूज मकामात पर खड़ा कर दिया था। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन हंगामे थे कि रुकने में नहीं आ रहे थे। लगता था कि किसी खुफिया मुंह ने सारे पाकिस्तानियों के कान में ये बात डाल दी थी कि अगले 3 हफ्तों तक उन्हें मुल्क में लाकानूनियत का बाजार हर कीमत पर गर्म रखना है। अगर किसी शहर में घेराव और जलाव के वाकयात कुछ थमना शुरू होते तो कोई नादीदा हाथ किसी और शहर में आग भड़का देता और फिर तशद्दुद की एक नई लहर बाकी शहरों को दोबारा अपनी लपेट में ले लेती। एक शहर में ऐसे पुरतशद्दुद वाकयात रूनुमा होते तो दूसरे शहरों में जवाबन उससे ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होता। 3 हफ्तों में सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई कि मुल्क का कारोबार तकरीबन खत्म हो गया। हुकूमत नाम की कोई चीज मुल्क में बाकी न रही। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि तशद्दुद की ये लहर कहाँ जाके रुकेगी और मुल्क भर में जिंदगी किस तरह दोबारा नॉर्मल होगी। जब मुल्क में इस तरह की सूरत हाल चल रही थी, मुसल्लह अफवाज के सरबराह अयूब खान को अपने ख्वाबों की ताबीर दिन ब दिन करीब से करीब तर आती महसूस हो रही थी। मुल्क पर फौज के कब्जे की कई स्कीमें माजी में सामने आ चुकी थीं, जिन्हें कामयाबी के साथ रोका भी जा चुका था, लेकिन इस बार हालात को इस ढाब पर ले जाया जा रहा था कि अगर फौज को मुदाखलत करनी पड़े तो अवाम उसे साजिश की बजाय नजात दहिंदगी के अमल के तौर पर देखें। अयूब खान के चंद साथी जर्नैलों ने
उनके लिए मुल्क को टेक ओवर करने का प्लान पहले ही मरतब कर रखा था। सियासतदानों की फहरिस्त बनाई जा चुकी थी और इस बात का पेशगी अंदाजा भी कर लिया गया था कि कौन सा सियासतदान किस रद्द अमल का मुजाहरा करेगा और इससे किस तरह निपटा जाएगा। सरहद, बलोचिस्तान और सिंध के चंद कौम परस्त लीडरों के अलावा मगरबी पाकिस्तान में सियासतदानों की एक तवील फहरिस्त, जिनसे तवक्को थी कि वो न सिर्फ फौज के मुल्क पर कब्जे को खुशामदीद कहेंगे बल्कि जरूरत पड़ी तो दस्ते तावन भी पेश करेंगे। मशरकी पाकिस्तान में शदीद रद्द अमल की तवक्को थी, खासतौर पर जिन सियासतदानों से ज्यादा सख्त रद्द अमल की तवक्को थी उनमें सरे फरिस्त हसैन, शहीद सोहरवर्दी, मौलाना बशामी और शेख मुजीबुर रहमान के नाम थे। कराची में बैठे हुक्मरानों को वैसे भी ढाका और चिटागांव की सड़कों पर चलने वाला हर बंगाली शरणार्थी नजर आता था जो उनके रंग में भंग डालने के लिए हमा वक्त तैयार रहता था। अस्कंदर मिर्जा ने अगरचे मार्शल नाफज करते वक्त अयूब खान को मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया था, लेकिन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का असल काम 27 अक्टूबर की रात उस वक्त शुरू हुआ जब अयूब खान के चंद साथी जर्नैलों ने अस्कंदर मिर्जा से इस्तीफा पर दस्तखत करा के उसे इंग्लिस्तान रवाना किया और जनरल अयूब खान ने बतौर सदर कौम से रेडियो पर पहला खिताब किया। अजीज हम वतनों, गुज़श्ता कई सालों से मुल्क में सियासी अफरा तफरी चल रही थी। अफवाज पाकिस्तान ने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि मुल्क की हालात सुधर जाएं, लेकिन सियासतदानों की बाहमी चपलश की वजह से हालात रोज बरोज बस से बदतर होते जा रहे हैं। पूरे मुल्क में लाकानूनियत और तवायफुल मलूकी फैल चुकी है। इन हालात में अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया है कि मुल्क को सही जमहूरी रास्ते पर डाला जाए। अफवाज पाकिस्तान ने इन हालात में अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया है कि मुल्क को सही जमहूरी रास्ते पर डाला जाए। इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान बहुत जल्द पाकिस्तान के अवाम को ऐसा जमहूरी निज़ाम देंगी जिसके जरिए सही मानों में उनकी नुमाइंदगी हो सकेगी। आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से मुल्क में बलवा और गिराव जलाव चल रहा है, इसलिए पूरे मुल्क में गैर मुअय्यना मुद्दत तक कर्फ्यू नाफिज किया जाता है। इस दौरान मुसल्लह अफवाज के दस्ते तमाम शहरों की सड़कों पर गर्दिश करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अमन व अमान कायम रखने में उनकी मदद करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। फसल 11। मुल्क में कर्फ्यू की वजह से हंगामे थम गए, बलवे खत्म हो गए और घिराव जलाव रुक गया। ताहम सोच समझ रखने वाले लोग मार्शल के नफाज से दिल गिरफ्ता अपने घरों की बैठकों में चाय की प्यालियों पर इकट्ठे होकर मुल्की मामलात पर बहस करना शुरू हो गए। फौजी हुक्मरान कॉलेजों पर खासतौर पर नजर रख रहे थे। वो जानते थे कि अगर कॉलेजों के तालिब इल्म एक बार सड़कों पर निकल पड़े तो फौज को उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलानी पड़ेंगी, और अगर एक बार किसी जगह गोलियां चल गईं तो फिर शायद फौज को जल्द बैरकों में वापस जाना पड़े। जनरल अयूब खान, जो कि इतने अरसे से अपने दिलो दिमाग में इक़्तिदार की ख्वाहिश पाल रहे थे, इक़्तिदार पर इसलिए काबिज नहीं हुए थे कि चंद माह में बैरकों में वापस चले जाते। उनके सामने एक बड़ा एजेंडा था और वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में एक ऐसा निज़ाम खड़ा करना चाहते थे जहां रियासत के सारे मामलात फौज के हाथ में हों और सिविलियन सिर्फ जूनियर पार्टनर्स की तरह फौज की मदद करें। लेकिन ड्राइंग रूमों में चाय की प्यालियों पर होने वाली मुलाकातों में ये सिविलियन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फिक्र का इजहार करते और सोच विचार करते कि किस तरह फौज को बैरकों में वापस भेजा जाए। अली भी उन चंद लोगों में से था जिन पर अयूब खान के मार्शल की खबर बिजली बनकर गिरी थी। मार्शल नाफज होते ही उसने शहर के नौजवानों से राब्ते शुरू कर दिए ताकि इस चैलेंज से निपटने के लिए कोई नया अमल तैयार किया जाए। उसे अंदाजा था कि मार्शल के बाद मकामी कर्नल कॉलेज के प्रिंसिपल से मुसलसल राब्ते में था
اور اکثر ان سے مل کر ان لڑکوں کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا رہتا جن کا کالج میں کسی بھی قسم کا اثر و رسوخ تھا۔ ماشاء اللہ لگتے ہی پورے ملک میں ایوب خان کے احکام سے کالج تنظیموں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ کرنل صاحب نے ایک بار پھر علی سے ملاقات کر کے اسے بھی وارننگ دی تھی کہ وہ کالج میں کسی قسم کا کوئی اکٹھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ کرنل صاحب نے علی پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ہاسٹل میں بھی کوئی سیاسی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کرنل صاحب سے ملاقات کے فوراً بعد علی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہاسٹل چھوڑ دے گا اور کسی ایسی غیر معروف جگہ پر منتقل ہو جائے گا جہاں وہ دوستوں کے ساتھ مل کر ملکی اور غیر ملکی حالات پر گفتگو کر سکے اور پاکستان کو درپیش مارشل اللہ جیسے نئے چیلنج سے نجات دلائی جا سکے۔ اتفاق سے کالج سے چند میل دور اسے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر مل گیا۔ وہ فوراً ہاسٹل سے وہاں منتقل ہو گیا۔ گھر میں صرف ایک سونے کا کمرہ، ایک ڈرائنگ روم اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ گھر کی تعمیر کچھ اس انداز میں کی گئی تھی کہ یہ چھوٹا ہونے کے باوجود روشن، ہوادار اور آرام دہ تھا۔ بیڈ روم کافی چھوٹا تھا، صرف 2-3 افراد آسانی سے سو سکتے تھے، لیکن ڈرائنگ روم کشادہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں بآسانی صوفوں اور کرسیوں پر 15-20 بندے بیٹھ سکتے تھے۔ سونے کے کمرے اور ڈرائنگ روم کے درمیان ایک برآمدہ تھا جہاں کھلے میں چند لوگ بیٹھ کر چائے پی سکتے اور گپ شپ کر سکتے تھے۔ برآمدے سے متصل کچن تھا جس میں گیس کے ایک چولہے اور برتن رکھنے والی چند الماریوں کے سوا خدا نام کی کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اگرچہ کالج کے ہاسٹل کے کمرے سے یہ گھر بڑا تھا اور آنے جانے والوں کے بیٹھنے کے لیے الگ سے ایک ڈرائنگ روم بھی موجود تھا، لیکن کالج کے ہاسٹل میں کمرے کے سامنے بڑا سا لان اور لان میں کیاریوں میں کھلے پھولوں کی کمی علی کو شدت سے محسوس ہوئی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس نے ڈرائنگ روم اور برآمدے کے درمیان پھولوں کے گملے رکھوا دیے تاکہ وہ چند برسوں میں ہاسٹل کے جس سین سے آشنا ہو چکا تھا اس کا کچھ تاثر اس چھوٹے سے گھر میں موجود رہے۔ ہاسٹل سے اس گھر میں منتقل ہونے میں اس کے قریبی دوستوں نے اس کی مدد کی۔ سبھی کو وہ گھر پسند تھا۔ اب وہ سارے ہاسٹل کے کمرے میں اکٹھا ہونے کی بجائے سرے شام اس گھر میں جمع ہو جاتے، چائے بنتی، صبح اور شام کے اخباروں کی خبروں پر بھرپور تبصرہ ہوتا، پھر مل کر کھانا بناتے اور رات گئے دیر تک بیٹھ کر پاکستان کے حالات کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ اس دوران ان کا تدریسی سال ختم ہوا اور وہ سب امتحان سے فارغ ہو کر زیادہ وقت اکٹھا گزارنے لگے۔ اظہر کبھی کبھار دیکھ بھال کے لیے اپنی زمینوں پر چلا جاتا اور چند دن غائب رہتا، لیکن باقی سارے دوست وہیں شہر میں ٹکے رہتے۔ تعلیم سے فراغت ملی تو سب کو اپنے مستقبل کی فکر شروع ہوئی۔ علی چاہتا تھا کہ اس کا گروپ منتشر نہ ہونے پائے، چنانچہ ایک شام اس نے صفدر شاہ، خالد شیخ، سلیم موٹے اور اظہر سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ مل کر ایک اخبار نکالے جس میں لوگوں کو مارشل اللہ کے مضمرات، بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور سیاسی کج فکری کے معاملات سے باخبر کیا جائے اور اپنا دائرہ اثر بڑھا کر ملک میں سیاسی تبدیلی کی راہ ہموار کی جائے۔ تقریباً سبھی دوستوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور اس بات پر غور کرنے لگے کہ اخبار کیسے نکلے گا، اخبار چھپوانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، کون کیا لکھے گا، اخبار شہر میں تقسیم کون کرے گا اور اخبار کے دن بدن کے معاملات کون چلائے گا۔ اخبار نکالنے کے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد سب دوستوں نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے لیے ذمہ داریاں مختص کر لیں۔ اخبار نکالنے کے منصوبے میں مشکل ترین کام اخبار کی عوام میں تقسیم تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ چند دن تک تو یہ کام کر پائیں گے، لیکن فوجیوں کی موجودگی میں زیادہ عرصہ تک عوام میں اخبار کی تقسیم ممکن نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اخبار کی اشاعت کے بارے میں بھی تمام دوستوں میں کسی ایک پریس پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ سب کے سامنے ایک ہی سوال تھا کہ کون جمہوریت کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا کاروبار داؤ پر لگائے گا۔ اخبار کی اشاعت کا مسئلہ صفدر شاہ نے یہ کہہ کر حل کر دیا کہ
کہ وہ ایک بنگالی پریس مالک کو جانتا ہے۔ بنگالی سیاسی سوچ میں ہم مغربی پاکستانیوں سے کہیں زیادہ جمہوریت پسند اور عوامی عملداری کے حامی ہیں۔ صفدر شاہ کو پوری توقع تھی کہ بنگالی پریس کا مالک ان کے لیے اخبار کی اشاعت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جہاں تک اخبار کے نام کا تعلق تھا، سب دوستوں نے باہمی مشورے سے آزاد پاکستان کے نام سے اخبار جاری کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ پاکستان اگرچہ برطانوی سامراج سے ظاہراً آزاد ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس میں کچھ ایسے مکڑے بیٹھے ہیں جو ہر وقت سازشوں کے جالے بن کر اس ملک میں اپنے آقاؤں کے سامراجی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایوب خان کا مارشل لا بھی ایسا ہی ایک جال تھا جس میں پاکستان کو آہستہ آہستہ مکھی کی طرح جکڑا جا رہا تھا تاکہ جب ضرورت محسوس ہو اس کو ترنوالا بنایا جا سکے۔ علی اور اس کے سب دوست چاہتے تھے کہ پاکستان کو تمام ایسے جالوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ کام کسی طور بھی عوام کی بھرپور شرکت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان میں حسین شہید سہروردی اور مولانا باشانی نے لوگوں میں خاصی حد تک جمہوری شعور اور انقلابی سوچ پیدا کر دی تھی، لیکن مغربی پاکستان میں ایسا شعور اور ایسی سوچ پیدا کرنے کی سخت ضرورت تھی، اور اس مقصد کے لیے اخبار سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علی کالج سے فارغ ہونے کے بعد دوستوں کے ساتھ مل کر اخبار نکالنا چاہتا تھا، لیکن مارشل لا کے بعد پریس پر لگنے والی پابندیوں کی موجودگی میں اخبار جاری کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ لہذا وہ چاہتے تھے کہ اخبار نکلے لیکن حکومتی ضابطوں کے بغیر، اور وہ بھی ایسا اخبار جو عوامی خواہشات کو اس طرح سیاسی شعور میں ڈالے جس سے پاکستان میں کوئی بڑی سیاسی تبدیلی لائی جا سکے۔ کالج کے ہاسٹل سے ایک چھوٹے سے نامعلوم جگہ پر واقع گھر میں منتقل ہونے کے بعد علی اور اس کے دوستوں کو یہ خواب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے خوابوں کی تکمیل کے راستے میں حائل مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے وہ سب پوری طرح تیار تھے۔ دریاؤں میں اٹھنے والے طوفان فولادی بازوؤں والے تیراکوں کو جب دعوت مبارزت دیتے ہیں تو وہ بے خوف ان میں کود جاتے ہیں۔ علی اور اس کے دوستوں نے بھی درپیش مشکلات کے باوجود فیصلہ کیا کہ آزاد پاکستان کا اجرا ہوگا، اور وہ بھی حکومتی پابندیوں اور قانونی موشگافیوں کے باوجود۔ ان کا خیال تھا اگر پاکستان بنا ہے تو اسے آگے بھی بڑھنا چاہیے، ایک آزاد، باوقار اور خوشحال ملک کی طرح۔ فصل 12 آزاد پاکستان کی اشاعت کا پلان تیار کرنے کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ اس کا اجرا شروع ہونے والے نئے سال کی آمد پر کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد علی اور اس کے دوست اخبار کی اشاعت کے معاملے سر انجام دینے میں جٹ گئے۔ صفدر شاہ پہلے ہی بنگالی پریس کے مالک سے وعدہ لے چکا تھا کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ ان کے اخبار کی اشاعت کا اہتمام کرے گا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ علی کے دوستوں میں سے کوئی اس کے پریس کے آس پاس دکھائی دے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ اخبار کا مٹیریل اس تک کسی وسیلے سے پہنچا دیا کریں تو وہ مقررہ وقت پر ان کا اخبار چھاپے گا، اور پھر وہ کسی غیر محسوس طریقے سے اخبار کی کاپیاں اس کے پریس سے اٹھوا لیا کریں۔ مٹیریل کے پریس تک آنے اور اخبار کی کاپیاں اٹھانے کی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ صفدر شاہ نے دوستوں کو جب بنگالی پریس کے مالک سے ہونے والے بندوبست کا ذکر کیا تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اخبار کی اشاعت کا ایک اہم مرحلہ طے پانے کے بعد باقی معاملات کے ساتھ نبٹنا انہیں قدرے آسان دکھائی دیا۔ جب علی اور اس کے ساتھی اخبار کی اشاعت کے مرحلے طے کر رہے تھے، حسین شہید سہروردی کو ملٹری حکومت نے سین سے غائب کر دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ گاہے گاہے کہیں سے خبر ملتی کہ انہیں مشرقی پاکستان پہنچا دیا گیا ہے، اور اب وہ ڈھاکہ کے باہر کسی گھر میں نظر بند ہے۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے، نہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح مولانا بشانی اور مجیب الرحمان کو بھی ان کی رہائش گاہوں پر نظر بند کر دیا گیا۔ ملٹری حکومت مولانا بشانی اور مجیب الرحمان سے زیادہ خوفزدہ نہیں تھی،
क्योंकि उनका असर मशरकी पाकिस्तान तक महदूद था। मगरबी पाकिस्तान में उनके ज्यादा पैरोकार नहीं थे। लेकिन हुसैन शहीद सोहरवर्दी की बात और थी। उनकी पैरवी करने वाले अगर मशरकी पाकिस्तान में ज्यादा थे तो उनसे मोहब्बत करने वालों की मगरबी पाकिस्तान में भी कमी नहीं थी। मगरबी पाकिस्तान में भी हुसैन शहीद सोहरवर्दी जहां जाते हजारों का मजमा उनकी बंगाली नुमा उर्दू तकरीरें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाता। उनका पैगाम इतना ताकतवर था कि उनकी तकरीरों से मजदूरों, किसानों, तालिब इल्मों, वकीलों और आम आदमियों की जिंदगियां जोश व जज्बे से भर जाती और वो अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने के ख्वाब देखने लगते। यही ख्वाब थे जो अली और उसके दोस्तों के दिलो दिमाग में कॉलेज के दिनों में रच बस गए थे, और अब उन ख्वाबों को हकीकत का रूप अता करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने पर आमादा था। अली के वालिद चौधरी मोहम्मद हुसैन का ख्याल था कि अली तालीम से फारिग होते ही गांव वापस लौट आएगा और अब तक चली आती खानदानी रवायत को पेशे नजर रखते हुए जमीनों का कारोबार चलाने में उनकी मदद करेगा। लेकिन अली के दिल और दिमाग में जो ख्वाब आग का अलाव बनकर दहक रहे थे वो जमींदारी के कारोबार से लगा नहीं खाते थे। वैसे भी अली जमीन की मलकियत के तसव्वुरात पर यकीन नहीं रखता था। उसका ख्याल था जमीन से हासिल होने वाली पैदावार पर उन लोगों का हक पहले है जो उस पर मेहनत करते हैं, बाकी सब बाद में आते हैं। यही वजह है कि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने के बावजूद कभी खानदानी जिम्मेदारी के बारे में मतफक्कर नहीं था। वो जानता था कि जब जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर पड़ेगा तो उसे उससे किस तरह ओहदा बरा होना है। चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब को जब पता चला कि अली ने शहर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया है तो वो परेशानी में उसे मिलने शहर चले आए। मेरे शहर के जरिए उन्होंने पहले से पता करवा लिया था कि अली ने शहर में घर कहाँ किराए पर लिया है। मुसलसल हॉस्टल में आते जाते रहने की वजह से वो अली के दोस्तों से भी खूब आशना थे। जब चौधरी हुसैन शहर में अली के घर पर पहुंचे तो अपने सब दोस्तों समेत घर पर ही मौजूद था। उसने बड़े चौधरी साहब को इस तरह बगैर इतला अपने दरमियान पाया तो उसने हल्के से तज्जुब के इजहार के बाद उन्हें मोहब्बत के साथ खुश आमदेद कहा। पहले चाय पानी का पूछा और फिर आने का मकसद दरियाफ्त किया। चौधरी साहब ने बिला कमो कास्त अपने आने का मुद्दा बयान किया। अली, तुम जानते हो तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तुमने शहर आकर तालीम हासिल करने की ख्वाहिश की तो हमने इतराज नहीं किया। तुम हॉस्टल में मुंतकिल हुए तो हमें कुछ मलाल हुआ, लेकिन हमने तुम्हारी ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया। अब तुम यहाँ घर किराए पर लिया है तो हमें फिक्र होने लगी है कि तुम किस तरफ जा रहे हो। मैं किसी तरफ नहीं जा रहा, यहीं शहर में रहकर दोस्तों के साथ कुछ मंसूबों पर काम करना चाहता हूँ। आप फिक्रमंद ना हो। वैसे भी आपके होते हुए गांव में सारे काम ठीक तरीके से चल रहे हैं। अगर कभी आपको शिद्दत से मेरी जरूरत महसूस हुई तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन गांव पहुंच जाऊंगा। अली के जवाब से बड़े चौधरी साहब कुछ मुतमिन हुए कुछ न हुए। वो चाहते थे कि अली अब शहर को खुदा हाफिज कहे और गांव में जिम्मेदारी संभाले। साथ ही वो चाहते थे कि अली की किसी मुनासिब खानदान में शादी करें ताकि जिम्मेदारी के साथ खानदानी विरासत का सिलसिला चलता रहे। शादी के मसले पर अली ने बड़े चौधरी साहब से कहा कि वो इसकी फिक्र ना करें। जब उसे कोई मुनासिब लड़की दिखाई देगी वो खुद उन्हें बता देगा और वो उससे उसकी शादी का बंदोबस्त कर दें। बड़े चौधरी साहब चाहते थे कि अली की शादी इलाके के दूसरे बड़े जिम्मेदार चौधरी फरागत हुसैन की बेटी से हो जाए। उनके अपने खानदान की तरह चौधरी फरागत हुसैन का भी इलाके में काफी असर रसूख था और हुकूमती हलकों में भी उन्हें भरपूर रसाई हासिल थी। उनके ख्याल में अगर ये शादी हो जाती है तो अली को इतना असर रसूख हासिल हो जाएगा कि ना सिर्फ वो जमींदारी के मामला आसानी से चला सकेगा बल्कि उनके खानदान का हुकूमती मामलात में अमल दखल भी कायम रहेगा। वो जानते थे कि जिम्मेदारों के लिए हुक्मरानों से अच्छा मेल मिलाप कायम रखना किस कदर जरूरी होता है। अली ने नहायत सलीके के साथ बड़े चौधरी साहब को यह कहकर रुखसत किया कि वो वहम ना करें, वो जैसा चाहेंगे वो वैसे ही करेगा, लेकिन वो उसे कुछ वक्त दें।
ताकि वो शहर में शुरू किए गए अधूरे काम मुकम्मल कर सके। बड़े चौधरी साहब आंखों में नमी लिए शहर से रुखसत हुए, लेकिन जाने से पहले मेरे शहर को मिलकर कहते गए कि वो अली का ख्याल रखे और अगर उसे किसी मदद की ज़रूरत हो तो वो न सिर्फ उसे फराहम करे बल्कि गाहे बगाहे उन्हें उसके हवाल से आगाह करता रहे। बड़े चौधरी साहब की रवानगी के बाद अली और उसके दोस्त दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जो हुए। अशायद का मसला बंगाली प्रेस के जरिए तय हो चुका था, लेकिन शहर में अखबार की तरसील से मुतल्लिका मामला तय करना अभी बाकी थे। सब दोस्त मिलकर इस पर गौर फिक्र कर रहे थे। अली का ख्याल था कि वो सब मिलकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मरहलावार अखबार की तरसील कर सकते हैं। सलीम मोटे का ख्याल था कि चंद नौजवान बच्चों की मदद हासिल की जाए जो शायाशुदा अखबार बंगाली प्रेस से उठाकर मखसूस मकामात तक पहुंचा दिया करें और फिर हम वो अखबार लोगों में बांट दिया करें। अजहर का ख्याल था कि शहर में तमाम अखबार फरोशन से राब्ता किया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो हर अखबार खरीदने वाले को ये अखबार मुफ्त में साथ दे दिया करें। अभी अली और उसके दोस्त अखबार की तकसीम और तरसील के बारे में मशवरा कर रहे थे कि मेरे शहर के क्लर्क नूर हुसैन ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अली ने उठकर दरवाजा खोला तो नूर हुसैन को देखकर मुतज्जब हुआ। कहो नूर हुसैन, कैसे आना हुआ? मेरे शहर ने कहा, अगर मुमकिन हो तो आप कल सुबह 9 बजे उन्हें उनके दफ्तर में मिल लें। अली ने नूर हुसैन से कहा वो मेरे शहर का शुक्रिया अदा करे और उन्हें कह दे कि वो कल सुबह 9 बजे उनके दफ्तर पहुंच जाएगा। नूर हुसैन के जाने के बाद अली ने अपने दोस्तों को उसकी आमद और मेरे शहर की उससे कल मुलाकात की ख्वाहिश के बारे में बताया। सब ने एक दूसरे की तरफ तवज्जो खेज निगाहों से देखा। मेरे शहर की ऐन इस वक्त अली से मुलाकात की ख्वाहिश क्या रोजमर्रा की मुलाकात थी या इसके पीछे कुछ और कहानी थी? वो सब अखबार के बारे में गुफ्तगू छोड़कर कल अली की मेहर से मुतवक्को मुलाकात के बारे में सोचो विचार में खो गए। फसल 13। अगले दिन सुबह अली बेदार हुआ तो सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। हवा में खासी खुनकी थी, चारों तरफ धुंध छाई थी। अली ने गर्म पानी से गुस्ल किया, कपड़े बदले और मेयर के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। उसका ख्याल था रास्ते में रुककर किसी कहवा खाने से चाय और बाकर खानियों का नाश्ता करेगा और फिर मेयर के दफ्तर पहुंचेगा। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली तो अभी सिर्फ सुबह के 7 बजे थे। उसके घर से मेयर के दफ्तर तक पैदल 15-20 मिनट का रास्ता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो पैदल मेयर के दफ्तर जाएगा और वहां से फारिग होकर शहर में चंद अखबार फरोशों से मिलेगा ताकि अखबार की इशायत के बाद उसकी तकसीम के अमल को बाकायदा शक्ल दी जा सके। मेयर के दफ्तर जाते हुए अली के ज़हन में कई बातें थीं। बड़े चौधरी साहब के गांव वापस जाते वक्त उनकी आंखों में छुपी नमी उसने देख ली थी। उसको अपने माँ बाप से मोहब्बत थी और अकलौता बेटा होने की वजह से अपनी जिम्मेदारियों का खूब एहसास था। वालिदैन की जिंदगी में हर इंसान के तहत शऊर में अपने माँ बाप के नाकाबिले शिकस्त होने का एहसास छुपा होता है। इस एहसास की वजह से वो खुद को भी एक नाकाबिले शिकस्त फर्द के तौर पर देखता है, लेकिन माँ बाप का साया सर से उठने के बाद उसे जिंदगी की नापायदारी का एहसास होता है और वो जिंदगी को मुख्तलिफ नजर से देखने लगता है। फिर उसे हुसैन शहीद सोहरवर्दी की तकरीरें याद आ रही थी। कितना यकीन और एतमाद है उनकी तकरीरों में, उनके लबो लहजे और उनके पैगाम में। क्या हम वाकईतन पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना सकते हैं जिस पर जंगल की बजाय एक गुलशन का एहसास हो, जहां हर चीज असूल, कानून और तौर तरीके के मुताबिक हो? हुकूमत बने तो किसी असूल के तहत, हुक्मरान आए और जाएं तो किसी कानून के तहत, काम हो तो किसी ज़ाब्ते और तरीके के साथ। अगर हुसैन
शहीद सोहरवर्दी कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जमहूर को कौमी फैसलों पर इख्तियार होना चाहिए, उनकी राय का एहतराम होना चाहिए, मजदूरों को मजदूर होने की सजा नहीं मिलनी चाहिए बल्कि मजदूरी उनके लिए बायस इफ्तिखार होनी चाहिए और मजदूरी से उनकी जिंदगी का कारोबार आसूदगी के साथ चलना चाहिए। तो क्या गलत कहते हैं? इसमें क्या बुराई है? क्या मजदूरों और किसानों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई तरक्की करने के वही मौके मिले जो किसी बड़े से बड़े आदमी के बच्चे को मिलते हैं? इसमें क्या गलत? अली यही बातें सोचता मेयर के दफ्तर की तरफ जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो मैले चैले कपड़ों में मलबूस एक फैक्ट्री के बाहर फैक्ट्री में तैयार होने वाले सर्जिकल आलात को पॉलिश कर रहा था। उस बच्चे को देखकर अली के कदम वहीं फैक्ट्री के बाहर रुक गए। वो काफी देर वहीं खड़ा उस बच्चे के बारे में सोचता रहा, उसके माँ बाप के बारे में सोचता रहा, उसके भाई बहनों के बारे में सोचता रहा। ये सीन उसने पहली बार नहीं देखा था, इससे पहले भी कई बार उसने ऐसे सीन देखे थे। वो हमेशा ऐसे बच्चों के बारे में सोचता कि उनका मुस्तकबिल क्या है। उनके मुस्तकबिल में उसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिखाई देता था, तारीख, खस्ता और गैर यकीनी। अभी फैक्ट्री के बाहर खड़ा वो उस बच्चे को इनमाक के साथ देख रहा था कि उसे एक नौजवान लड़की फैक्ट्री से बाहर आती दिखाई दी। फैक्ट्री का मालिक लड़की को इंतहाई हतकमेज़ अंदाज में फैक्ट्री से चले जाने के लिए कह रहा था और साथ ही उसे बुरा भला कह रहा था। नौजवान लड़की फैक्ट्री के मालिक की बदज़बानी के बावजूद इंतहाई महज़ब और शुस्ता अंदाज में उससे कह रही थी कि वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगा सकता। ये लेबर के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आज वो उसे सिर्फ ज़बानी वार्निंग दे रही है, लेकिन अगली बार वो कोर्ट से लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी का वारंट लेकर पुलिस के साथ वहां आएगी और उसे हथकड़ियां लगवाकर जेल भिजवाएगी। अली को वहां खड़े देखकर फैक्ट्री के मालिक ने उसे इस लड़की का साथी समझा और उसके साथ बदकलामी बंद करके फैक्ट्री के अंदर चला गया। अली ने आगे बढ़कर उस लड़की से फैक्ट्री के मालिक की बदकलामी की वजह पूछी तो उसने कहा ये रोज का मामूल है। उसने अली को बताया कि वो एक वकील है, उसने पिछले साल लेबर लॉ में LLB किया था और अब वो शहर की फैक्ट्रियों में जाकर फैक्ट्रियों में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर डाटा इकट्ठा करती है और अगर उसे कहीं बेज़ाब्तगियां दिखाई देती हैं तो वो अदालत से ऐसे मालिकों को नोटिस भिजवाती है। नौजवान लड़की की गुफ्तगू से अली को कुछ राहत मिली। उसने उस लड़की से अपना तारफ कराया। मेरा नाम अली हुसैन है, मैंने इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज से उमरानियात में BA किया है। मैं इस साल कॉलेज की तलबा यूनियन का सदर था। अब कॉलेज से फारिग होने के बाद आपसे कुछ मिलता जुलता काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे यहाँ खड़े होने की वजह भी फैक्ट्री के बाहर ठंड में काम करने वाला वो बच्चा था जिसके लिए आप फैक्ट्री के मालिक से उल्टी सीधी बातें सुन रही थी। नौजवान लड़की ने अली की बातें सुनी तो उसने गहरी नजरों से अली की तरफ देखा। लड़की को तज्जुब हुआ कि एक निकलते हुए कद का खुश लिबास नौजवान जिसने इंतहाई सलीके से अपने बाल बना रखे थे और लबो लहजे से इंतहाई शाइस्ता और सुलझा हुआ किसी अच्छे घर का लड़का लगता था, किन बातों के बारे में सोचता था। उसे अली पहली नजर में अच्छा लगा। उसने चाहा कि वो अली के साथ बैठकर गुफ्तगू करे और उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करे। उसने अली से कहा कि इस सुबह पहले फैक्ट्री के मालिक से मुलाकात के बाद उसे जरूरत महसूस हो रही है कि वह कहीं बैठ जाए और चाय का एक कप पिए। क्या वह उसके साथ बैठकर चाय पीनी पसंद करेगा? अली ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी तो अभी सिर्फ सुबह के 7:30 बजे थे। मेयर के साथ उसकी मुलाकात में अभी 1.5 घंटा बाकी था और फिर उसे अभी नाश्ता भी करना था। उसने खुलते हुए रंग वाली खूबसूरत नौजवान लड़की की तरफ देखा और फौरन उसके साथ बैठकर चाय पीने की हामी भरते हुए कहा, आपके साथ चाय जरूर पीऊंगा लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है? लड़की ने मोहब्बत भरे अंदाज में सर के बालों को झटका देते हुए पूछा। और वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि अब आपको मुझे अपना नाम बताना होगा। सॉरी, मैं भूल गई थी, मेरा नाम जरीना है।
और काम के बारे में तो आप जान ही गए हैं। जरीना ने चेहरे पर हल्की सी फैलती हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। फैक्ट्री से थोड़ी दूर एक कहवा खाना था। दोनों साथ साथ चलते कहवा खाने पहुंचे और एक अलहदा टेबल पर बैठ गए। कहवा खाने में भी दो छोटे से बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्रें थी काम कर रहे थे। मालिक उन्हें बार बार छोटा या छोटे कहकर बुलाता और वो भाग दौड़ कर कभी ग्राहकों के सामने प्यालियां उठाते, कभी रखते और कभी प्यालियां साफ कर रहे थे। अली ने जरीना से कहा, उसे इस कहवा खाने के मालिक को भी एक नोटिस देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ बैठकर हम सिर्फ चाय पियेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और देखेंगे कि हम एक दूसरे काम में कैसे मदद कर सकते हैं। अली को जरीना की साफ गोई अच्छी लगी। उसका सरापा पहले ही उसके दिल में उतर चुका था। खुली खुली रंगत, बड़ी बड़ी रोशन आंखें और लंबे स्याह बालों वाली जरीना उसे पहली नजर में घायल कर चुकी थी। इसके अलावा उनके एक जैसे ख्यालात और एक दूसरे की मदद करने की ख्वाहिश, दोनों आमने सामने बैठे चाय पी रहे थे और सोच रहे थे किस तरह दो नदियां किन रास्तों से गुजरती कहां आकर एक दूसरे में अचानक मदगम हो रही हैं। चाय के कप होंठों से लगाए दोनों ने एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखा और जान लिया कि उनके दिल में क्या है। लेकिन दिल की बात न जरीना ने अली से कही और न अली ने जरीना से। अली, तुमने मुझे ये तो बताया कि तुम्हारा नाम अली हुसैन है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम इस तरह उम्दा लिबास में मलबूस इतनी सुबह फैक्ट्री के बाहर खड़े क्या कर रहे थे? क्या तुम कहीं काम पर जा रहे थे? जरीना ने अपनाइयत से अली से पूछा। हाँ, काम से जा भी रहा था और नहीं भी। अली ने भी उसी अपनाइयत से जवाब दिया। अरे ये क्या जवाब हुआ? काम से जा भी रहे थे और नहीं भी, ये कैसे हो सकता है कि आदमी काम से जाए भी और ना भी जाए? जरीना ने शोखी भरे लहजे से सवाल किया। हाँ, काम से जा इसलिए रहा था कि आज सुबह 9 बजे मेयर से मुलाकात तय है, और जा इसलिए नहीं रहा कि अब आपको यहाँ छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। नहीं नहीं अली, तुम मेयर से जरूर मिलो। कौन जाने वो कोई इंतहाई जरूरी बात तुमसे कहना चाहते हो। जरीना ने संजीदगी के साथ अली को मशवरा दिया। दोनों चाय पी चुके तो जरीना ने अली से जाने की इजाजत चाही। अली ने घड़ी की तरफ देखा तो उन्हें वहां बैठे तकरीबन 1.25 घंटा गुजर चुका था। वक्त भी अपनी उड़ान की रफ्तार उस वक्त तेज कर देता है जब उसे आहिस्ता चलना चाहिए, और उस वक्त आहिस्ता हो जाता है जब उसे तेज चलना चाहिए। अली ने कहा, ठीक है चलते हैं, लेकिन ये तो बता दें कि अब हम कब और कहाँ मिलेंगे? क्या दोबारा मिलना जरूरी है? जरीना ने शरारत भरे लहजे में अली से सवाल किया। अली ने कोट की जेब से कलम और कागज निकाला और जल्दी से उस पर अपना एड्रेस लिखते हुए कहा, अगर आपका दिल कहे कि दोबारा मिलना जरूरी है तो ये मेरा एड्रेस है, मैं वहां तनहा रहता हूँ। जरीना ने हाथ आगे बढ़ाकर अली के हाथ से एड्रेस लिखा कागज ले लिया और खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दी। वो अली के साथ मजीद वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि मेयर के साथ उसकी मुलाकात का वक्त गुजर जाए। वो सड़क पर तनहा चल रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अली अब भी उसके साथ चल रहा है। तो साहबान, ये थी आज की किस्त। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज।